जय हिंद दोस्तों। आज 17 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का और कई सारे पर्सपेक्टिव पे आज चर्चा किया गया, तो डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है। अब देखिए, मेरा आपसे बस ये आग्रह है कि ये जो न्यूज़ है बेसिकली अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, बिहार में आंदोलन हो रहे हैं, कई जगह आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन करना आपका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल ए में आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। 19 के एक सब इसके बी में जो है ये आपको अधिकार मिला हुआ। 19 के सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में जो है आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन अहिंसात्मक रूप से आप आंदोलन कर सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो है ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि सरकार के पक्ष में या सरकार कोई योजना ला रही है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों आपको जानना चाहिए, लेकिन उस योजना के पक्ष में ही बेसिकली आपको तर्क देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। मान लीजिए बिहार सरकार कल के डेट पर कोई बिल लाएगी तो आप उसके नेगेटिव अगर आंसर लिखिएगा बीपीएससी में तो आपकी एक ख़राब इंप्रेशन आपको क्रिएट करेगा। इसी तरह से यूपीएससी में अगर आप अग्निपथ योजना के बारे में नेगेटिव लिखना शुरू कीजिएगा तो एक ख़राब इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो एक पॉजिटिव भी जानिए आप कि अग्निपथ योजना जो है बेसिकली इसका क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है वो भी जानना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये अथॉरिटी दिया जाए कि इसमें कुछ सुधार करना, तो क्या सुधार करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या सुधार होना चाहिए ये सोचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप कुछ राय हमें दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी कुछ पॉइंट मैं ज़रूर आपके साथ चर्चा करूँगा, यद्यपि मैंने कल भी चर्चा किया था। अग्निपथ योजना बेसिकली सरकार के तीनों जो सेना है, नौसेना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों ही सेना में सैनिकों की भर्ती की योजना है। 46,000 सैनिकों को भर्ती किया जाएगा एक वर्ष में। अब इन्हें जो भर्ती किया जाएगा, हमारे यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन चलता है, एसएसबी जिसे कहते हैं। सेना में 15 साल के लिए जो है लोगों की नियुक्ति होती है, इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है। अब जो है 4 वर्ष के लिए नियुक्ति होगा, सेना में जाएंगे, जो बच्चे हैं वो सेना में जाएंगे, 4 वर्ष के लिए अपनी सेना में देंगे, योगदान देंगे, और 4 वर्ष के बाद उन्हें प्रत्येक महीने जो निश्चित राशि है, वो जो सैलरी है वो मिलेगी, लेकिन 4 वर्ष के बाद उन्हें 11.72 लाख करोड़ का जो है उन्हें लाख रुपए का इन्हें एक पैकेज मिलेगा, एक सेवानिधि कह सकते हैं मिलेगा। 11.5 लाख रुपए का सेवानिधि इन्हें मिलेगा। आज का पेपर में चर्चा है कि सेना के लिए जो है पहले जो न्यूनतम आयु था वो 17.5 वर्ष था और अधिकतम आयु था 21 वर्ष। अब इसको बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया। तो ये काम सरकार ने किया है क्योंकि पिछले 2 वर्ष से सेना में भर्ती नहीं निकली है, तो ऐसी स्थिति में 21 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए, 2 सुझाव जो मुझे लगता है कि मैं दे रहा हूँ, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। एक तो सुझाव ये है कि अग्निवीर जो है वो जितने अग्निवीर होंगे, या मान लीजिए कि 46,000 लोगों में लगभग 11,000 लोगों को जो है आगे मौका मिलेगा। उसके अलावा जितने लगभग 33,000 या 34,000 लोग होंगे उसको वो रिटायर्ड हो जाएंगे एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में इन 34,000 लोगों के रोजगार का प्रबंध सरकार करे, ये बात निश्चित हो। ये बात सरकार इंश्योर कर दे कि ये जो 34,000 लोग निकलेंगे सेना में, इनके लिए ये रोजगार का प्रबंध करे। एक सुझाव मेरी तरफ से ये है। दूसरा सुझाव मेरी तरफ से ये भी है कि अभी रेगुलर भर्ती सरकार निकाले, आने वाले कुछ वर्ष तक, 2 या 3 वर्ष तक सरकार एक रेगुलर भर्ती सरकार निकाल सकती है और अग्निवीर योजना को भी साथ में क्रियान्वित कर सकती है। बाकी 3-4 वर्ष के बाद जो है रेगुलर भर्ती सरकार निकालना बंद करके अग्निवीर योजना को ही आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि अग्निवीर योजना क्या है, इसका किस तरह से सेना में जाने पे इससे लाभ हो सकता है, या वहाँ पे अगर 4 वर्ष के लिए आप गए हैं सेना में तो साथ ही साथ आपको इग्नू ग्रेजुएशन भी आपको करवा देगी। बाहर निकल के आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप पढ़ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने होगा इच्छा तो वो कर सकते हैं, या आगे का एजुकेशन करना होगा तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, उसमें आपको मौका मिलेगा, या कई जगह आपको वरीयता दिया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे पॉजिटिव पॉइंट को भी सरकार ने दिया है, सरकार ने मौका दिया है या ये उसको अपनाया गया।
लेकिन लोगों को जानकारी इसकी नहीं है, इसलिए इस तरह का आंदोलन हो रहा है। तो रेगुलर भर्ती और साथ ही साथ अग्निवीर योजना दोनों को साथ में वर्तमान में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। बाद में रेगुलर भर्ती को समाप्त करके सिर्फ अग्निवीर के साथ सरकार आगे बढ़ सकती है। यद्यपि कल इस पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आज मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। AJL की सारी संपत्तियां हो सकती है जब्त। देखिए ये जो टॉपिक है इसमें मैं कल सोचा था डिस्कस करूं आपके साथ, चूंकि माननीय राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया था और ईडी के पास वो लगातार जा रहे हैं। आखिर विवाद क्या है, आखिर नेशनल हेराल्ड इशू क्या है, ये इशू बहुत समय से चर्चा में है। नेशनल हेराल्ड केस बेसिकली एक कंपनी थी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी ने 3 अखबार का संचालन करना शुरू किया था। नेशनल हेराल्ड एक अखबार थी जो दिल्ली में जो इंग्लिश में इसका संचालन होता था। उसके बाद नवजीवन एक अखबार था जो इसका हिंदी में संचालन होता था, और कौमी आवाज़ एक अखबार था जिसका उर्दू में संचालन होता था। ये तीनों ही संचालन बेसिकली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने किया था, और इसमें सबसे फेमस जो अखबार था वो नेशनल हेराल्ड था, इसलिए नेशनल हेराल्ड केस के रूप में इसे जाना जाता है। तत्कालीन नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1938 में इसका संचालन करना शुरू किया गया, और इस समय में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे 5000 लोग से अधिक लोग इसके शेयर होल्डर थे। यानी ऐसा नहीं था कि नेहरू जी का इस पर आधिपत्य था या नेहरू जी का अधिकार था, ऐसा नहीं था। इस पे 5000 स्वतंत्रता सेनानी, चूँकि उस समय में स्वतंत्रता की बात होती थी और वो लोग जो है स्वतंत्रता मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत किया था, तो 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी इसके यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के जो है वो लोग शेयर होल्डर थे। आज़ादी के दौरान एक मुख्य अखबार पत्र ये बन गया। सरकार की आलोचना कर रही थी, उस समय में अंग्रेज़ों की आलोचना कर रही थी, इसलिए 1942 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेज़ ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1945 में इसका फिर से संचालन शुरू हुआ। 1947 में नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस बोर्ड का इस्तीफा दे दिया। यानी JLV जो कंपनी है, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL जो कंपनी है, इस कंपनी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये अखबार बेसिकली जो पहले अंग्रेज़ों के आलोचना के लिए बनाया गया था, उसके बाद ये अखबार बेसिकली कांग्रेस की नीतियों के प्रचार का एक जरिया बन गया। आज़ादी के बाद देखिएगा तो ये इन्होंने बेसिकली कांग्रेस की नीति को ही प्रचार किया था इस अखबार ने। ये जो तीनों अखबार की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़, ये तीनों ने कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया। 1962-63 में 0.3365 एकड़ जमीन दिल्ली मथुरा रोड 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पे AJL कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया था। अब देखिए अभी भी जाइएगा वहाँ पे, अगर आप देखिएगा बहादुर शाह जफर रोड जो है वो काफ़ी फेमस रोड है, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया में से एक है। उसी के आसपास में इंडिया गेट उसी के आसपास में है, और ये जो है कनॉट प्लेस के बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है वर्तमान में, और वो बिल्डिंग भी AJL कंपनी की ही है, AJL कंपनी की ही है, नेशनल हेराल्ड के नाम से वहाँ पे बिल्डिंग भी है। अब इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि 2008 में कांग्रेस जो सत्ता में थी, उस सत्ता में कांग्रेस की 2004 से लेकर के 8 तक कांग्रेस की सरकार 4 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। तो 4 से लेकर 9 तक, 2004 से लेकर के 2009 तक पहली बार वो कांग्रेस सत्ता में थी, और 2009 से 14 तक वो दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कंपनी को बंद कर दिया गया। 2008 में कंपनी को बंद कर दिया गया। में कंपनी को बंद कर दिया गया, और बंद करने के पीछे तर्क दिया गया कि कंपनी पे लगभग 90 करोड़ का घाटा है। राइट, 90 करोड़ का घाटा है। और 90 करोड़ का घाटा क्या है? 90 करोड़ का जो कंपनी पे कर्ज था, वो कर्ज बेसिकली कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस एज अ पार्टी उन्होंने AJL एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी को जो है 90 करोड़ दिया था कर्ज के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने इसे कर्ज के रूप में दिया।
तो 90 करोड़ से अधिक घाटे में चल रही थी, तो इस रूप में इसे बंद कर दिया गया था 2008 में। उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में एक नया कंपनी बना, यंग इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी जो है इसमें 76% शेयर इस कंपनी का वो राहुल जी के पास और सोनिया जी के पास है। 38% शेयर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के पास है और 38% शेयर माननीय राहुल गांधी जी के पास है। उसके बाद जो है 24% जो शेयर बचता है वो कांग्रेस के ही नेता थे, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, कई सारे नेता थे उसके पास है। तो बेसिकली 76% शेयर जो है इस कंपनी का वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। अब इस कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर के पूरी जो ये कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड को, इस कंपनी को परचेज कर लिया सिर्फ 50 लाख रुपए को देकर के, और इस कंपनी को परचेज कर लिया और कहा कि जो भी 90 करोड़ का लोन है वो हम भुगतान कर देंगे। अच्छा, ये जो कंपनी है टोटल AGL एसोसिएट जनरल लिमिटेड, ये कंपनी का टोटल जो वर्थ है वो 5000 करोड़ की कंपनी है। आप सोच कर देखिए, चूँकि कई जगह इसकी बिल्डिंग है, तो 5000 करोड़ की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया यंग इंडिया लिमिटेड, और यंग इंडिया लिमिटेड के कर्ता धर्ता राहुल गांधी और सोनिया जी हैं। इसलिए आज ये इशू हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये 5000 की कंपनी को 50 लाख में आप कैसे परचेज कर लीजिएगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अब इसी को लेकर के वर्तमान में विवाद चल रहा है। कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ रहा है, राहुल गांधी जी को ये जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने AGL को परचेज किया और 50 लाख देकर के इतनी बड़ी कंपनी को कैसे परचेज कर लिया। घाटे में चल रही है 90 करोड़ रुपया, तो घाटा भी बैंक का घाटा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का घाटा है। अगर AGL कंपनी लॉस में चल रही है, 90 करोड़ रुपए का बकाया उस पर है, तो ये किसी बैंक का बकाया नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का बकाया है, जो इसे कांग्रेस पार्टी को चुकता करना था। तो इन सब आरोपों को लेकर के ED जो है सम्मन की है, और वर्तमान में देख रहे हैं आप क्या होगी इस पर। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट, जिस तरह से बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हो रहा है यूपी में, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि कानून के दायरे में ध्वस्तीकरण हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति पे इल्ज़ाम आरोप सिद्ध हो जाता है तभी जाकर के उसके घर वालों को आप ध्वस्त कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। मान लीजिए एक व्यक्ति के घर को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, कल के डेट में पता चलता है कि वो निर्दोष था, वो किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं था, तो क्या सरकार उसका फिर से घर बनाएगी? या घर जो बनता है बेसिकली प्यार से मोहब्बत से जो बनता है घर, वो सरकार उसे रिटर्न फिर नहीं कर सकती है। तो इसलिए पहले ये प्रूफ हो जाए कि वो उस गतिविधि में शामिल रहा, फिर आप कर सकते हैं। WTO में छाया भारत कई महत्वपूर्ण मामलों पर रजामंदी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। WTO का जो मुद्दा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर जगह क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक टर्म है पीस क्लॉज। पीस क्लॉज क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। भारत को विशेष छूट दिया गया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे पीस क्लॉज के तहत। तो ये सब बेसिक चीज़ है, कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ देगा आपको PT में या मेंस में कि पीस क्लॉज क्या है, राइट। तो WTO का जो भी मुद्दा है आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है वर्तमान में, और कुछ दिन में बिजी रहूँगा अभी कि मैं सेपरेट वीडियो इस पर बना सकूँ, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है। देखिए WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। लेकिन WTO जो बना है बेसिकली जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ये WTO की पूर्ववर्ती संस्था इसको कह सकते हैं आप। 1947 में इसकी स्थापना हुआ था, और 1947 में विश्व के ट्रेड को किस तरह से कंट्रोल किए इसके लिए गेट की स्थापना हुआ। अब आप सोच कर देखिए, गेट को WTO में कन्वर्ट होने में लगभग 50 वर्ष लग गए, और लगभग 50 वर्ष तक ये लोग विभिन्न दौर की वार्ता किए कि किस तरह से हम विश्व व्यापार को रेगुलेट करें, राइट। तो पहले जो गेट संस्था था इसको WTO में कन्वर्ट करने में 50 वर्ष लगभग कंप्लीट हो गए, और जो कई राउंड की वार्ता हुई, जिसमें जो अंतिम राउंड की वार्ता है उसको उरुग्वे वार्ता कहते हैं। 86 से लेकर के 94 तक ये वार्ता चली है, लगभग 8 वर्ष तक ये भी वार्ता चली है। और उसके बाद विभिन्न देशों में सहमति हुआ, तब जाकर के 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौता के तहत WTO की स्थापना हुआ। कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, WTO की स्थापना किस समझौता के तहत हुआ है? मराकेश समझौता के तहत हुआ है।
और उरुग्वे वार्ता के बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार को नियंत्रित विनियमित करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 164 देश इसके सदस्य हैं। भूटान, लीबिया समेत 23 देश इसके पर्यवेक्षक हैं। अब देखिए गेट और डब्ल्यूटीओ में क्या अंतर है। तो गेट ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था। डब्ल्यूटीओ इसके समझौते में न केवल वस्तु और सेवा बल्कि बौद्धिक संपदा, व्यापार चिन्ह, डिजाइन, आविष्कार भी शामिल है। तो गेट सिर्फ वस्तु के व्यापार को नियंत्रित करता था। डब्ल्यूटीओ वस्तु और सेवा दोनों के व्यापार को नियंत्रित करता है। इसी तरह से आप देखेंगे पेटेंट वगैरह जो होता है इशू, तो पेटेंट वगैरह का कई सारा समझौता जो है डब्ल्यूटीओ के तहत ही है। कॉपीराइट वायलेशन अगर आप देखिएगा तो उसका भी समझौता, कई सारा समझौता जो है डब्ल्यूटीओ के तहत ही है। इसी तरह से जीआई टैग की जो हम लोग बात करते हैं, जीआई टैग जो हम लोग देते हैं, ये भी डब्ल्यूटीओ के तहत ही आता है। कई सारा चीज़ डब्ल्यूटीओ के तहत आता है जो आम जीवन में आपसे जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो डब्ल्यूटीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके बारे में मैं विशेष डिस्कस नहीं करूँगा। बस एक लास्ट पॉइंट है, नांगोजी अंगोलो इवेला नाइजीरिया की हैं जो डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं। बाकी डब्ल्यूटीओ में कई सारा इशू है, कई सारा एग्रीमेंट है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ, और इसी के तहत पीस क्लॉज में भारत को छूट दिया गया। अब देखिए चर्चा क्या चल रहा है। अभी जो चर्चा चल रहा है, हमारे देश के माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी अभी वर्तमान में जिनेवा में है। तो अभी वार्ता चल रहा है कि जो फिशरीज एग्रीमेंट है उसको लेकर के फिशरीज पे एक एग्रीमेंट हो। अब भारत का क्या तर्क था? भारत का तर्क ये था कि जो विकसित देश हैं, विकसित देश ऑलरेडी मछली निकाल चुके हैं समुद्र से। विकसित देश के पास वो टेक्नोलॉजी था, वो जहाज था जो आज से 50 वर्ष पहले उसके पास था, 100 वर्ष पहले उसके पास था, जिसके माध्यम से वो समुद्र में जाकर के दूर तक जाकर के मछली निकाल करके अपने लोगों को खिलाते थे। भारत के पास वैसा तकनीक नहीं है, या तकनीक पहले नहीं था। तो भारत को जो है 25 वर्ष का और अधिक समय दीजिए ताकि हम अपने मछुआरों को सब्सिडी दें, मछुआरों को सशक्त करें, मछुआरों को आगे बढ़ने का मौका दें। 25 वर्ष तक हमें अपने मछुआरों को और सब्सिडी देने दीजिए। फिलहाल विकसित देश अपने मछुआरों को सब्सिडी ना दें, विकासशील देश अपने मछुआरों को 25 वर्ष तक सब्सिडी दें। इस बात पे विकसित देश भी अब लगता है राजी हो रहा है। तो हो सकता है ये फिशरीज पे एग्रीमेंट जल्द हो जाए। बाकी कई सारा टॉपिक है, इस पर आप लोग पढ़िएगा। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, उसके बाद ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है। इस सब्सिडी पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को जाकर के सर्च करके डिटेल से पढ़िएगा, या डब्ल्यूटीओ का जितना भी एग्रीमेंट है उसको डिटेल से पढ़िएगा। समय मिलेगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन चूंकि इस पे अगर मैं सेपरेट चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट लगेगा। एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं पूरा का पूरा एनालिसिस कर दूंगा। सड़क पे वाहन तो तस्वीर भेजें और इनाम पाएं। अगर सड़क पे कोई वाहन खड़ा किया है तो आप उसका तस्वीर खींचिए और तस्वीर को भेजिए। नंबर तो अभी दिया नहीं गया है, लेकिन नंबर जैसे ही इशू होगा मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। सड़क पे गाड़ी खड़ी है, आप उसको फ़ोटो खींचिए और भेजिए किसी पर्टिकुलर नंबर पे। वो नंबर से जो है वो क्या करेगा कि 1000 रुपये का फाइन उछलेगा उस गाड़ी से और 500 रुपये आपके अकाउंट पे भेज देगा। तो ये अच्छा कदम कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जाइएगा, विजडम एजुकेशन सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाकर के हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटजिक रूप से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। I2U2 वेस्ट एशिया क्वाड भी इसे कहते हैं। I2 क्या है? I2 मतलब इंडिया, इजराइल, दो देश की जो नाम शुरुआत होता है वो I से होता है। U2 क्या है? USA और UAE। तो इस तरह से 4 देश का गठबंधन है I2U2। अब इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 2021 में हुई थी, विदेश स्तर की मीटिंग हुई थी और भारत के विदेश मंत्री आई थिंक इजराइल गए थे और वहीं पे चारों ही देश के विदेश मंत्री से वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी और इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी। एक नया क्वाड ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका,
यूएई और इजराइल, ये 4 देश शामिल हैं। पिछले साल समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को लेकर के बातचीत हुई थी। अभी क्या हो रहा है कि जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो 12 तारीख से लेकर के 16 के बीच में इजराइल जाएंगे, उसके बाद वो फिलिस्तीन जाएंगे और उसके बाद सऊदी वगैरह जाएंगे। तो जब वो इजराइल पहुंचेंगे तो 13 तारीख से वो वहाँ पे शामिल होंगे I2U2 वार्ता के रूप में। वो जो बाइडेन और नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, ये दोनों वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे उपस्थित रहेंगे और बाकी जो भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो हो सकता है वर्चुअली तौर पे वहाँ पे रहें। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। 2 राष्ट्राध्यक्ष फिजिकल तौर पे मौजूद रहेंगे और 2 जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में, जिसका व्हाइट हाउस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। अब देखिए यहाँ पे अब्राहम एकॉर्ड की चर्चा है। क्या है अब्राहम एकॉर्ड? अब्राहम संधि क्या है? इम्पॉर्टेंट है। यूएई और इजराइल के बीच में जो आज इतनी वार्ता हो रही है, बेसिकली अब्राहम समझौते के द्वारा ही हो रही है। अब्राहम बेसिकली जो 3 धर्म है, मुसलमान हो गया, मुस्लिम हो गया, उसके बाद ईसाई हो गया और यहूदी हो गया, ये तीनों ही धर्म में अब्राहम को माना जाता है, फेथफुली माना जाता है। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट वर्ड दूं मैं इसके लिए, लेकिन तीनों ही धर्म में धार्मिक आस्था के रूप में अब्राहम को माना जाता है, इसलिए इस संधि का नाम भी अब्राहम संधि दिया गया। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नए वैश्विक माहौल में आसियान संघ भारत के रिश्ते को अहमियता बढ़ी, जयशंकर। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आसियान के जो 10 देश हैं, सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं कहूँगा, सभी देश के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे और भारत के विदेश मंत्री से वार्ता हुई है। तो विदेश मंत्री के स्तर पर वार्ता हुई है। अब आसियान भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले बेसिक मैं कुछ चर्चा आसियान की कर देता हूँ। आसियान का पूरा फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिण एशिया के देशों का एक संघ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का आदर्श वाक्य होता है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 2022 को भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाने की घोषणा किया गया है और 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 2021 में किया गया था और आई थिंक उस समय में शायद कंबोडिया किया था। इस बार कौन करेगा आप लोग देख लीजिएगा। अब आसियान की उत्पत्ति 1967 में होता है आसियान घोषणा पत्र से। इसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहा जाता है। कई बार पीटी में देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि आसियान की शुरुआत किस घोषणा पत्र से हुई थी, तो बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। WTO की शुरुआत किस समझौता से हुआ था, तो WTO की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली मराकेश समझौता के द्वारा हुआ था। तो आसियान के जो संस्थापक देश थे 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ब्रुनई 1984 में इससे जुड़ा, वियतनाम 1995 में जुड़ा, लाओस और म्यांमार 1997 में जुड़ा और कंबोडिया 1999 में जुड़ा। अब देखिए याद करने का क्या तरीका है। आसियान के 10 देश हैं, 10 देश का याद करने का तरीका है कि 5 देश भारत से टच करता है या भारत से वहाँ पे बाय रोड आप जा सकते हैं। भारत से जो बाय रोड आप जा सकते हैं 5 देश, एक तो म्यांमार है जो हमारे बगल में है, दूसरा है थाईलैंड है, तीसरा लाओस है, चौथा कंबोडिया है और 5वां वियतनाम है। तो ये 5 देश में हम जो है सड़क माध्यम से जा सकते हैं। तो इसलिए भारत ने जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हाईवे बनाया था, आज इस न्यूज़ में भी पढ़िएगा, चर्चा में है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हाईवे बनाया था, इसको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक भी जोड़ा जाएगा। इसको एक्सटेंड किया जाएगा लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, यानी आसियान के वो जो 5 देश जहाँ पे हम स्थल मार्ग के माध्यम से जा सकते हैं, उस सभी से जोड़ा जाएगा और अंतोगत्वा ये टच करेगा वियतनाम जाकर के ये टच करेगा दक्षिणी चीन सागर में। यानी दक्षिणी चीन सागर में भारत की प्रेजेंस को मजबूत करना है तो हमें आसियान की आवश्यकता है।
अब देखिए, इसमें मैं बहुत डिटेल से डिस्कस अभी नहीं करूँगा कि आसियान का क्या चुनौती है या क्या आसियान के साथ संबंध है। बेसिक मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया। बाकी आज के न्यूज़ पे हम लोग लौटते हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री के स्तर की वार्ता हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि रक्षा मंत्री के स्तर की वार्ता नवंबर 2022 में होगी। आसियान देश के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री उसमें शामिल होकर के वार्ता करेंगे। अब सभी देशों में अनक्लॉस एक संधि है, उसके उल्लंघन का चीन पे आरोप लगाया। अनक्लॉस क्या होता, अगेन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी से कहा जाता है। इस बार यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा था अनक्लॉस से। तो समुद्री सुरक्षा संधि का उल्लंघन करता है चीन, ये आसियान के सभी देशों ने आरोप लगाया। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विकसित किया जाएगा। और जून में पहली बार भारत ने वियतनाम के साथ वायु सेवा की शुरुआत की है। यानी भारत का प्लेन अब वियतनाम तक जाएगा, वियतनाम के प्लेन भारत तक आएंगे। तो इसकी शुरुआत जून में 2 दिन पहले पहली बार भारत और वियतनाम ने किया है। इसी तरह से आसियान के इंडिविजुअल देश देखिए आप, तो इंडिविजुअल देश के साथ भी हमारा संबंध काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे फिलीपींस देख लीजिए, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया। विश्व का पहला देश जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया वो फिलीपींस के साथ दिया है। वियतनाम के साथ देखिए, कुछ दिन पहले हमारे देश के रक्षा मंत्री वियतनाम गए हुए थे और वियतनाम के साथ हमने रक्षा पे भी एग्रीमेंट किया है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट भी हमने वियतनाम के साथ किया है। म्यांमार के साथ देख लीजिए हमारे अच्छे संबंध हैं। लाओस, कंबोडिया सभी के साथ हमें अच्छे संबंध हैं। तो आसियान के जो 10 देश हैं सभी के साथ इंडिविजुअल भी भारत का अच्छा संबंध है और एज ए ग्रुप भी हमारा आसियान के साथ अच्छा संबंध है। बाकी आसियान के बारे में और डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। बूढ़े बानों के लिए संजीवनी बनेगा डैम सेफ्टी एक्ट। एक लिंक मैं आज टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। वहाँ पे जो भारत सरकार इस तरह के कोई एक्ट लाती है उस एक्ट का आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, खाका मिल जाएगा। तो उस एक्ट को आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। डैम सेफ्टी एक्ट जो है इसका बिल लाया गया था 2021 में। अब इसको लेकर के अधिनियम बनाने की चर्चा चल रही है। और डैम सेफ्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में लगभग 227 ऐसे बांध हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो वो बांध जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, क्या वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में वो सक्षम है? एक उदाहरण देता हूँ मैं। कोसी पे जो बांध बनी है, जो नेपाल का जो ब्रिज है जो भारत के साथ बना हुआ है, वो 1948 में बनना शुरू हुआ था और 56 में बना। तो क्या ये बांध वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है? तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आवश्यकता है कि डैम सेफ्टी एक्ट की आवश्यकता है ताकि डैम की सुरक्षा किया जा सके और वर्तमान के अनुरूप किसी डैम को बनाया जा सके ताकि बाढ़ नहीं हो, ताकि जल की समस्या का समाधान किया जा सके। फसलों में विविधता और दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर पे जोर दे मोदी। दाल और तेल ये 2 ऐसा चीज़ है जिस पे हम विदेश पे निर्भर हैं। दाल, भारत में विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भी करता है, दाल का उपभोग भी करता है और विश्व में सबसे अधिक दाल का आयात भी करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भी करता है और दाल का सबसे अधिक आयात भी करता है क्योंकि सबसे अधिक उपभोग भी भारत ही करता है। तो दाल और तेल को लेकर के विभिन्न राज्य सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार अगर आप देखिएगा तो दाल और तेल का जो फसल है उस पे उसके बीच पे 80% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है। जब बिहार का न्यूज़ आप लोग पढ़िएगा तो ये सब चीज़ को देखिएगा कि बिहार सरकार एक योजना का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ नाम। ओके, मुझे अभी मिल नहीं रहा लेकिन मैं बाद में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो बिहार सरकार 80% सब्सिडी दे रही है दाल और तेल का जो बीज होगा उस बीज पे 80% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इसी तरह से दाल और तेल को प्रोत्साहन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है कि दाल और तेल में चूँकि हम विदेश से मंगाते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बचे, हमारा पैसा बचे,
भारत के लोगों को रोजगार मिले, भारत के किसान आत्मनिर्भर हो, इसके लिए आवश्यकता है कि दाल और तेल पे भी हम फोकस करें। सिर्फ चावल और गेहूं पे ना फोकस करके दाल और तेल पे भी फोकस करने की आवश्यकता हमें है। देखिए आज फ्राइडे का दिन है, मेरा आप सभी से अपील है, जो भी मुस्लिम मित्र हमारे यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जुमे की नमाज है, नमाज बिल्कुल अदा कीजिए, लेकिन उसके बाद शांति बनाए रखिए। और विभिन्न मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसकी अपील किया है कि आज आप लोग शांति बनाए रखें, किसी तरह के बहकावे में ना आए। अगेन अग्निपथ योजना के बारे में दिया हुआ, तो यहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे एक मतलब बेसिक मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन इस पे आप लोग सोचिएगा क्या हो सकता है। भारत ने नेपाल के साथ मित्रता संधि किया था 1950 में किया था आई थिंक, और मित्रता संधि के तहत जो है हम नेपाल में हम फिर जा सकते हैं बिना वीज़ा के, और वो लोग भी इंडिया आ सकता है बिना वीज़ा के। नेपाली लोगों को भारत में कई सारा जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी उसको मौका मिलता है। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि चीन जो है वहाँ पे नेपाल में फ्री में मंदारिन भाषा पढ़ा रहा है। मंदारिन चीन की भाषा है, तो चीन अपनी भाषा नेपाल में पढ़ा रहा है, और वैसी स्थिति में चीन हो सकता है कि नेपाल के नागरिकों को, चूँकि मान लीजिए उनका भाषा वो समझना शुरू कर दिया, अब नेपाल के नागरिकों को इंडिया में स्लीपर सेल बना करके वो नियुक्त कर सकता है। अब स्लीपर सेल पूछेगा क्या होगा, क्या होता है? देखिए स्लीपर सेल का मतलब ये होता है, हाँ स्लीपर सेल का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अगर इंडिया में है, मान लेते हैं कि एक नेपाली नागरिक इंडिया में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब करेगा, लास्ट तक गवर्नमेंट जॉब करेगा, लेकिन किसी तरह का सूचना होगा तो उस सूचना को पहुंचाने का काम करेगा उस चीनी व्यक्ति को, चीनी सरकार को वो सूचना देने का काम करेगा। और साथ ही साथ कोई परिस्थिति अगर उत्पन्न हुआ, स्लीपर सेल मतलब होता है वो सोया हुआ सेल, जब उसको मान लीजिए ऑर्डर आ गया कि आपको जाकर के वहाँ पे धमाका करना है, तो वो धमाका करेगा। तो स्लीपर सेल के बारे में एक बहुत फेमस मूवी आया था, हॉलीडे मूवी, अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था। तो क्या जो नेपाली नागरिक है, चीनी व्यक्ति या चीन की सरकार नेपाली नागरिक का उपयोग करके उसे भारत में स्लीपर सेल के रूप में नियुक्त कर सकती है? ये सोचना पड़ेगा हमें, और ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने नेपाल के साथ संबंधों को रिवाइव करें, या नेपाल से हम रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे मंदारिन भाषा को पढ़ाना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपके नागरिकों को या जो व्यक्ति मंदारिन भाषा पढ़ा हुआ उसको भारत में प्रवेश नहीं देंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो चीन के सरकार के साथ कम्युनिकेशन में हो, चीन की आर्मी के साथ कम्युनिकेशन में हो, और भारत में खुफिया गतिविधि को अंजाम दे रहा हो। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर फिर सोचें कि आखिर हो क्या सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमें राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि नेपाल के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अभी आ रही है वर्तमान में अवस्थिति कि नेपाल में जो लोग मंदारिन भाषा सीखे हैं, चीनी भाषा सीखे हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके कुछ नेपाली नागरिकों को भारत में एज ए स्लीपर सेल या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का चीन लगातार प्रयास कर रहा है। अब इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी कई सारा न्यूज़ मैंने डिस्कस कर दिया, 30 मिनट से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, हवाई किराया बढ़ सकता है क्योंकि ईंधन के दाम बढ़ रहा है। अब देखिए ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो शून्य कार्बन इमिशन जो है COP26 के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। COP26 कब हुआ था, और UNFCCC क्या है? UNFCCC का ही एक पार्ट है COP26। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 26वीं इसकी जो मीटिंग है बेसिकली। 26वीं मीटिंग जो हुआ था ग्लासगो में, ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था, और वहाँ पे PM मोदी ने घोषणा किया था कि हम नेट न्यूट्रल 2070 तक करेंगे। नेट न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन इमिशन बंद कर लें, कार्बन इमिशन कभी बंद नहीं हो सकता। नेट न्यूट्रल का सिंपल मतलब ये होता है कि कार्बन उत्सर्जन जितना हम करते हैं, जितना मान लीजिए कि CO2 का हम उत्पादन करते हैं, उतना उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता हम क्रिएट कर लें, उसी को नेट न्यूट्रल कहा जाता है। तो 2070 तक हमें नेट न्यूट्रल करने के लिए $10 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी, और वर्तमान में भारत की GDP कितना है पता है? लगभग $3 ट्रिलियन।
तो जितना भारत की जीडीपी है उसके 3 गुना से अधिक की आवश्यकता हमें हो जाएगी नेट न्यूट्रल करने के लिए। बाकी इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भारत को साढ़े 12.2 करोड़ डॉलर देगा अमेरिका, और ख़ास करके भारत की जो 3 इंस्टीट्यूट हैं जैसे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी है, ये तीनों ही संस्थान को 12 करोड़ डॉलर जो है वो देगी अमेरिका। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेंडेमिक में अच्छा काम किया है और उनके प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका इन्हें 12 करोड़ डॉलर देगी। अगेन इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक मनी क्या है? स्विस बैंक में भारतीयों का धन पिछले साल 50% बढ़ा, तो आखिर इसका क्या मायने है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है? ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने समझौते में खोल रखा है निर्यात के प्रतिबंध का रास्ता। तो ऑलरेडी हमारे देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं वो जेनेवा में हैं, WTO की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहीं पे इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अब देखिए इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। श्रीलंका में सिर्फ 5 दिन का ईंधन बचा हुआ। श्रीलंका की आर्थिक हालत आखिर इतनी खराब क्यों है, क्यों हुई ये खराब? तो ये सोचने का सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा कि चिकित्सा जगत में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण जो है, किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था, वो क्या था 1950 में, आज ही के दिन हुआ था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी पीटी में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, लेकिन जिस न्यूज़ की मैं चर्चा आपके साथ किया हूँ उसको डिटेल से आप लोग हो सके तो पढ़ लीजिएगा या इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जरूर इसे शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।